नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। वर्तमान महामारी के चुनौती भरे समय में भी हमारे किसान साथियों ने कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी भी यही कोशिश रहती है कि किसानों के लिए जरूरी तमाम जानकारियां हम उनके लिए इस कार्यक्रम में समेट कर लाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए देखते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अलग अलग फसलों की 35 नई किस्में राष्ट्र को समर्पित की है। इनमें अधिकतर किस्में अनाज की है। पोषक अनाज से जुड़ी हुई कई किस्में राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे कृषि वैज्ञानिक ज्यादा उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली प्रजातियां तैयार करने में लगे हैं। ऐसी प्रजातियां जो मौसम की बदलती चुनौतियों का मुकाबला कर सके और जिनमें कीटों और बीमारियों से लड़ने की ताकत हो, और सबसे जरूरी बात तो पोषण के लिहाज से बेहतर हो। प्रधानमंत्री ने हाल ही में जिन 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है, उनमें अनाज, दलहन और तिलहनी फसलें शामिल हैं। पौष्टिकता के मामले में मिलेट्स यानी मोटे अनाज का जवाब नहीं। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री ने ज्वार और बाजरे की भी कई किस्मों से रूबरू कराया। इन्हीं में से थी बाजरे की PB 1877 किस्म। ये ग्रीष्मकालीन प्रजाति है जिसमें लौह तत्व के साथ साथ जिंक भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जबकि HHB 67 इम्प्रूव्ड 2 बाजरे की संकर प्रजाति है। इसमें भी आयरन और जिंक पाया जाता है, और खास बात ये है कि ये किस्म डाउनी मिल्ड्यू बीमारी से सुरक्षित है। ज्वार की 3 नई किस्में सामने आई है। इनमें एक है जयकार रसीला CSV 49 SS। इसका इस्तेमाल 1G जैव ईंधन और साइलेज बनाने में किया जा सकता है। साइलेज दरअसल एक सुरक्षित चारा है। हरे चारे को हवा की अनुपस्थिति में गड्ढे के अंदर रसदार परिलक्षित अवस्था में रखने से चारे में लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हरे चारे का pH कम करके उसे सुरक्षित रखता है। यही सुरक्षित हरा चारा साइलेज कहलाता है। CSH 47 उच्च जैव ईंधन वाली किस्म है। इससे 2G जैव ईंधन बनाया जा सकता है और साइलेज बनाने में भी इसका उपयोग हो सकता है। जयकार ऊर्जा CSV 48 यानी SPV 2402 भी उन्नत किस्म है। ये भी उच्च जैव ईंधन वाली किस्म है और साइलेज बनाने में काम आती है। आइए अब आपको बता दें अक्टूबर माह में आलू की बुआई से जुड़े कृषि कार्यों के बारे में। आलू की बुआई के लिए समय अनुकूल है, अतः आवश्यकता अनुसार आलू की किस्मों की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कम अवधि वाली किस्में कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी है। कतारों से कतारों तथा पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पूर्व बीजों को मैंकोजेब 2.0 ग्राम तथा कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर घोल में प्रति किलोग्राम बीज 5 मिनट भिगोकर रखें। उसके उपरांत बुआई से पूर्व किसी छायादार जगह पर सूखने के लिए रखें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद
छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कृषि स्टार्टअप। खेती में अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए और अधिक उपज हासिल करने के लिए किसान रसायनों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है न सिर्फ खेत की मिट्टी पर बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी। इन्हीं बातों को देखते हुए अब जैविक तकनीक से उपजाई जाने वाली फसलों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले एक प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद पारिक से, जिनके प्रयासों के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो आइए मिलते हैं जगदीश प्रसाद से और जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है, और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं। खेती में नए नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारिक निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारिक ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की। शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से पौन किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारिक के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन, 250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है। सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है।
अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारिक अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कृषि से जुड़ी और भी गतिविधियों के बारे में जानने के लिए देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। एक तरफ पूरी दुनिया कुपोषण और भूखमरी से परेशान है, तो वहीं हमारी खान-पान की बदलती आदतों के कारण हमारे भोजन से पोषण दूर होता जा रहा है। अब पूरी दुनिया में कोशिशें तेज हो गई है भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाने की, और ऐसे में पोषक अनाज एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे देश में कई तरह के पोषक अनाज पाए जाते हैं। प्रोटीन, रेशा, विटामिन और खनिज से भरपूर होने की वजह से ही इन्हें पोषक अनाज कहा जाने लगा है। पोषक अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, कोदू, सामा, सावा, लघुश धान्य या कुटकी, कांगनी और चीना का नाम लिया जा सकता है। लेकिन लोगों के बीच ज्वार, बाजरा, रागी और जौ ज्यादा मशहूर है। 100 ग्राम बाजरे में करीब 11.6 ग्राम प्रोटीन, 67.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 मिलीग्राम लौह तत्व और 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन होता है, जो हमारी आँखों की हिफाजत करता है। ज्वार का औद्योगिक उपयोग दूसरे मोटे अनाजों की तुलना में ज्यादा है। इसका इस्तेमाल डबल रोटी उद्योग और गेहूं ज्वार संयोजन में किया जाता है। व्यापारिक रूप से शिशु आहार बनाने वाले उद्योग ज्वार चवली और ज्वार सोयाबीन को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम ज्वार में 10.4 ग्राम प्रोटीन, 66.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.7 ग्राम रेशा और दूसरे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। रागी को भारतीय मूल का पौधा माना जाता है। ये उच्च पोषण मान वाला मोटा अनाज है। 100 ग्राम रागी में 344 किलोग्राम कैल्शियम है। दूसरे किसी भी अनाज में इतना कैल्शियम नहीं पाया जाता। रागी में लौह तत्व की मात्रा 3.9 मिलीग्राम है,
जो बाजरे को छोड़कर बाकी सभी अनाजों में सबसे ज्यादा है। डायबिटीज के मरीजों को रागी खाने की सलाह दी जाती है। पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल खिचड़ी में होता है। एक जमाना था जब हम भारतीय बड़े पैमाने पर मोटे अनाज का सेवन किया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हमारी थाली से गायब होता गया। बल्कि गेहूं स्टेटस सिंबल बन गया और मोटे अनाज की रोटी गरीबों का भोजन मानी जाने लगी। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही मोटे अनाज को लेकर धारणा बदल रही है। शहरी इलाकों में स्वास्थ्य प्रति सजग लोग खालिस गेहूं के बजाय मिश्रित आटा इस्तेमाल करने लगे हैं। मिश्रित आटे में कई तरह के मोटे अनाज मिले होते हैं। भारत में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यही वजह है कि हमारा देश वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का प्रोत्साहन करने में लगा है। भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। हमारे देश में अभी से 2023 की तैयारियां शुरू हो गई है और समय समय पर मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मिलेट्स यानी मोटे अनाज को पोषण मिशन अभियान में भी शामिल किया गया है और इनके कई किसान उत्पादक संगठन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा भारतीय कदन्य अनुसंधान संस्थान ने खेत से थाली तक मिलेट्स पर एक पूरी श्रृंखला तैयार की है। कोशिशों का असर हो रहा है, खासतौर से पैदावार के क्षेत्र में। 2017-18 में मिलेट्स की पैदावार 164 लाख टन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गई है। उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। 2017-18 में प्रति हेक्टेयर 1163 किलो मिलेट्स उपज रहे थे, जो अब 1239 किलो हो गए हैं। इसी तरह 2017-18 में मिलेट्स का निर्यात 219,80,000 अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 247,30,000 डॉलर हो गया है। खेती की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई बार किसानों को कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाती है। ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेने पर किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। किसान की इसी परेशानी को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी और इसका मकसद किसानों को कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराना था। देश के ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, वे इस कार्ड को बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 साल में 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है। वैसे तो ब्याज दर 9% होती है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC में सरकार 2% की सब्सिडी दे रही है। इस हिसाब से ब्याज सिर्फ 7% हुआ। वहीं अगर किसान इस लोन को 1 साल में लौटा देता है तो उसे 3% की और छूट मिल जाती है। इस हिसाब से महज 4% ब्याज किसान को देना होगा। इसी रकम से किसान कृषि उपकरण, खाद, बीज और कीटनाशक वगैरह खरीद सकते हैं। किस किसान को कितना कर्ज मिल सकता है, ये इस बात पर निर्भर है कि उसकी आय कितनी है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, कृषि योग्य भूमि कितनी है, पिछली फसल के उत्पादन का क्या हाल है, भूमि की उर्वरता कैसी है और खेत को फिर से खेती योग्य बनाने में लगने वाली लागत क्या है। फसल बेचने के बाद किसान KCC के लोन को चुका सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अब पशुपालक और मछली पालक भी ले सकते हैं, जिसके जरिए किसानों को बिना गारंटी के लोन मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड को किसी भी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक से हासिल किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड एक बार बनवाने पर 5 साल तक मान्य होगा। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए PM किसान के अंतर्गत खाता होना चाहिए। कार्ड उसी बैंक से बनेगा जहां सम्मान निधि का खाता होगा। हमारे आज के दौर के किसान सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। आइए आज आपको बताएं फार्म्स मोबाइल ऐप के बारे में, जानते हैं क्या है इस ऐप की विशेषता।
किसानों को उन्नत कृषि यंत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए फार्म्स ऐप यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन भारत के 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों की ऑनलाइन खरीद किफायती दरों पर सुनिश्चित कराना है। जिले के समस्त कस्टम हायरिंग हितग्राही एवं हाईटेक कस्टम हायरिंग हितग्राही एवं कृषि उद्यम से जुड़े किसान इस ऐप से लाभ ले सकते हैं। जिन किसानों के पास में ट्रैक्टर आदि यंत्र उपलब्ध हैं, वे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लाभ ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर अपना पंजीकरण कराकर किसान कृषि मशीनरियों की जानकारी और लाभ ले सकते हैं। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर दोबारा देखना चाहते हैं, तो बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चल चके देखे आजा बे आ दिखला दे बे। That's the way। रॉक का रबता दोस्त का धक्का हमें बे, पेट छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हमें बे। कभी आप बबुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे। यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर 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 यहाँ के हम सिकंदर। जिस खानदान में ब्याह कराई हो, उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती, तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी, ना बिछेगी निशा। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्यों मारते हो बेटिया जब पूजते हो कंजती। तुम्हें माली जन्मा और दूध पिलाया, इस दूध का तुमने ये कर्ज चुकाया।
भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। गुस्से की वजह क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुलकर्णी भाव को बुलाओ। उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं ठाकुर? आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। थाना जी, तुमको कोई लगता है बहम हुआ है। ओह, अब समझा। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए जानवरों और पक्षियों के साथ भोजन करता है। राम जी भला करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।